अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, सीक्वल पढ़े, पीएल सीक्वल पढ़े, एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखे कि डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है, सारा डेटा वहाँ पे स्टोर होगा अलग अलग तरीके से। अगर RDBMS रहा तो वी हैव टू यूज SQL लैंग्वेज टू रिट्राइव एंड स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा। नॉन RDBMS रहा तो जैसा डेटा रहा उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या फिर इंटरफेस से ही डेटा देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन विद SQL लैंग्वेज ओनली, कि सारे टेबल के रूप में RDBMS रूप में रहें। क्लियर है? यहाँ तक यही पढ़े थे ना हम लोग? यस सर। फिर हम लोग देखे थे कि क्या क्या कमांड है, तो वही 4 कमांड थे, DDL, DML, DCL, DQL। उस कमांड पे अलग अलग एट्रीब्यूट, फंक्शन, ज्वाइन, यूनियन, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, सारा करके हम लोग देखे। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरेज का, कि सारा डेटाबेस है, टेबल है, RDBMS है, नॉन RDBMS है, सब चीज़, तो इसका एक फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ है, स्टोरेज है, बाइनरी ट्री है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि फाइल को किस तरीके से रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS तो कुछ नहीं, इट्स सेम लाइक द DBMS। जो हमारा DBMS का काम है वो कल बस डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS एक से ज़्यादा जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 2 से 3 डेटाबेस रहेंगे connected, interconnected, 3 to 4 database, means more than 2 database if connected in serial mode, we call it distributed DBMS। आज हम लोग देखते हैं स्टोरेज फॉर्मेट। तीनों चीज आज हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS, स्टोरेज फॉर्मेट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को किस तरीके से रखते हैं। कोई भी डेटा फिजिकली स्टोर होता है तो देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी। केवल यही 3 मेमोरी है डेटा स्टोरेज के लिए, फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग डेटा यूज करते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर से नीचे आओगे कैपेसिटी बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे और एक एरो होना चाहिए, जैसे ही नीचे से यहाँ हाई स्पीड होगा तो हाई कॉस्ट भी होगा। टर्सरी मेमोरी कॉस्टिंग कम रहेगा, जितना प्राइमरी मेमोरी का साइज बढ़ेगा उतना कॉस्टिंग ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हाई स्पीड है, यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा हाई कॉस्ट, नीचे से ऊपर जाएगा कॉस्टिंग भी मेमोरी का हाई होगा। जितने स्टोरेज डिवाइस हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में ही होते हैं, या तो मैग्नेट लगा रहेगा, सेमीकंडक्टर लगा रहेगा, ऑल विल बी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट। सारा हाई हमारा कॉस्ट होगा, बोलिए। ऊपर जाने में हाई कॉस्ट होगा, फिर नीचे आने में ऑब्वियस नीचे आने में कॉस्टिंग कम होगा, प्राइमरी लो। मेमोरी का कॉस्ट ज़्यादा होगा, टर्सरी मेमोरी का कॉस्ट कम होगा। हाँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे बात करें तो मेमोरी टाइप्स पढ़े होंगे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, सुने? हाँ सुने तो है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वोलाटाइल मेमोरीज होता है एक बार सिस्टम ऑफ हुआ, मतलब एक बार कनेक्टिविटी उसका लूज हुआ
तो all the data will be erased. सेकेंडरी मेमोरी अगर करंट या पावर ऑफ भी हुआ तो डेटा विल बी स्टोर. वोलाटाइल पावर ऑफ हुआ डेटा विल बी इरेज आउट. नॉन वोलाटाइल पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है. वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्लियर हुआ? सर नॉन वोलेटाइल में डेटा स्टोर होता है. दोनों में डेटा स्टोर होता है. प्राइमरी में भी डेटा स्टोर होगा, सेकेंडरी में भी डेटा स्टोर होगा. प्राइमरी में डिफरेंस रहेगा कि जैसे ही आपका पावर ऑफ हुआ प्राइमरी का डेटा इरेज हो जाएगा. सेकेंडरी में पावर ऑफ भी हुआ तो डेटा इरेज नहीं होगा, ऑलरेडी री स्टोर्ड ही रहेगा. रीस्टार्ट करोगे तो सेकेंडरी मेमोरी में आपको सारा डेटा मिल जाएगा. तो दिक्कत यहाँ तक? नो सर. और टर्शियरी मेमोरी में? नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल समझ गया ना? ये नहीं मैं सर, वो केवल एक बार. वोलाटाइल बताया, नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल मेमोरी, दोनों मेमोरी का काम सेम है, डेटा स्टोर करना. वोलाटाइल इसलिए बोलते हैं कि पावर ऑफ करोगे डेटा विल बी इरेज आउट. नॉन वोलाटाइल पावर ऑफ भी करोगे तो डेटा इरेज नहीं होगा, स्टोर रहेगा. ठीक है सर. वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्लियर हुआ? यस सर. नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है? सेकेंडरी. सेकेंडरी नहीं, नॉन वोलाटाइल का डेफिनेशन बताओ. वो मतलब नॉन वोलेटाइल का है कि अगर डेटा वो इरेज भी हुआ तो फिर भी स्टोर रहता है उसमें. पावर ऑफ हुआ तो भी डेटा स्टोर रहता है. रहता है. और वोलेटाइल में इरेज हो जाता है. हाँ, पावर ऑफ हुआ डेटा इरेज हो जाएगा. तो प्राइमरी मेमोरी जो है वोलाटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी और टर्सरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है. समझ गया? यस सर. पहला डिफरेंस ये है. थोड़ा 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 बाकी नीचे आते जाएंगे तो डिफरेंस है. सबसे पहला ये है कि प्राइमरी मेमोरी ही केवल वोलाटाइल मेमोरी है. सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी, दोनों मेमोरी नॉन वोलाटाइल है. नॉन वोलाटाइल पावर ऑफ हुआ स्टोरेज विल बी नॉट कंज्यूम, विल बी नॉट स्टोर्ड. समझ गया? यस सर. प्राइमरी मेमोरी क्या है कि सीपीयू से डायरेक्ट डेटा स्टोरेज, जहां भी आपका डेटा स्टोरेज है सीपीयू में, डायरेक्ट फेच करता है विदाउट एनी मीडिएटर और विदाउट एनी सपोर्टिंग डिवाइस. The size of this device is considerably smaller and they are volatile. साइज स्मॉल रखते हैं, बताया कि जैसे ही आप ऊपर जाओगे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, तो प्राइमरी मेमोरी का साइज हम लोग को कम करना पड़ता है. According to performance and speed, the primary memory device are the fastest device. ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में रखे रहे कि कैपेसिटी नीचे आएंगे घटेगा, स्पीड ऊपर जाएंगे बढ़ेगा. These primary memory devices are usually more expensive due to their increased speed and performance. अब देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है क्या. कोई भी जब सिस्टम खोलोगे अगर मान लीजिए हम अपना लैपटॉप खोल रहे हैं तो हमारा लैपटॉप में जितना ओएस का कर्नल पार्ट है, तुरंत जैसे ही लैपटॉप खोलेगा प्राइमरी मेमोरी उसको रीड करेगा डायरेक्ट सीपीयू से, जो आपका इंटरफेस है बना देगा. कुछ डेटा जो है, जो मुझे लगता है कि ओएस जैसे ही ओएस खुले वो डेटा रिट्राइव होना चाहिए, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. प्राइमरी मेमोरी में रहेगा जितना, नॉट ऑल पार्ट, फ्यू पार्ट विच इज नीडेड टू स्टार्ट द सिस्टम. जैसे ही खोलिएगा रीड आउट करके आपको इंटरफेस दे देगा. कंप्यूटर लैपटॉप तुरंत खोलते हो तुरंत आपको आपका विंडोज दिखता है क्या? नो सर.
जैसे ही खोलते हैं पावर उसमें इनहेल करता है, पावर इनहेल करेगा, सारा आपको सिस्टम दिख जाएगा। प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है कैच मेमोरी, is a special very high speed memory. It is used to speed up the synchronize with high speed CPU. Cache memory is costlier than main memory or disk memory but more economical than CPU register. जब प्राइमरी मेमोरी में भी नीचे आएंगे ना तो इसमें रजिस्टर यूज होता है, कैश मेमोरी यूज होता है। तो सीपीयू में जितने चीज स्टोर है वो रजिस्टर फॉर्म में है, रैम फॉर्म में है, उसी में एक हमारा कैश मेमोरी है। कर्नल मेरा कैश मेमोरी में रहता है, बाकी जो रिक्वायर्ड सिस्टम रहते हैं वो सीपीयू रजिस्टर में रहते हैं। अब हम डीबीएमएस के हिसाब से बात करें तो जैसे ही आप खोलोगे, मान लीजिए मेरे सिस्टम में कुछ नहीं है, केवल एक्सक्यूएल सर्वर और एक्सक्यूएल क्लाइंट है। जैसे ही हम खोलेंगे कैश मेमोरी में सर्वर रहेगा, अपना इंटरफेस बना लेगा, रजिस्टर में क्लाइंट रहेगा, आपको इंटरफेस दे देगा, आप यूज करो। तो फिर आप एक्सेस करते हो फिर सेकेंडरी मेमोरी में। इंटरफेस के लिए तो प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी मिल गया मुझे, लेकिन जब जितना बड़ा जो हम लोग टेबल बनाए एम्प्लॉय स्टूडेंट सारा यूनिवर्सिटी का, वो इसमें स्टोर करेंगे तो ये मेमोरी पहले ही फुल हो जाएगा और फिर मेरा कॉस्टिंग हाई होगा। तो वो जो डेटा स्टोर रहेगा इट ऑल विल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। Device that can be accessed for storing data that will be needed at a later point in time for various purpose or database action। कभी भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग खोल रहे थे ना SQL प्लस, वर्कबेंच, MS एक्सेस। यस वो सर। खोलने वो ओपन करने के बाद हम लोग या तो उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते थे या पासवर्ड डालते थे। तो वो क्या है कि डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा था। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद सारा चीज मेरा शिफ्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी में। यहीं पे सेकेंडरी मेमोरी में जितना टेबल है, जो चीज है, जो मतलब डिवाइस एक्सेस करने के बाद जरूरत पड़े, वो सारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा। It is also regarded as a temporary storage system. Temporary storage system means not it will store temporary. It can hold data when needed and delete it when the user is done with it. नॉन वोलाटाइल है, जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक डिलीट नहीं करेगा, यूजर चाहेगा डेटा डिलीट होगा। नॉन आरडीबीएमएस यूज करोगे, डिलीट बटन, अगर मान लीजिए फाइल है, केवल डिलीट सेकेंडरी मेमोरी से कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं, डिलीट कमांड डालेंगे, डिलीट कमांड विद द कंडीशन द सेम, टेबल और डेटा विल बी डिलीटेड। मीन्स कि दोनों केस में यूजर डिलीट करेगा तभी डिलीट होगा, बाकी टेम्पोररी स्टोर करके रखे रहेगा। यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज क्लियर हुआ? नहीं सर। नहीं, तो सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा थोड़ा ही समझ आया। सेकेंडरी मेमोरी तो नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, भले स्पीड थोड़ा कम होता है, तो कैपेसिटी ज़्यादा के लिए हम लोग सेकेंडरी पे शिफ्ट करते हैं। डेटाबेस का जब साइज बढ़ता है तो उसको हम लोग साइज का कोई भी डेटाबेस जो है सेकेंडरी मेमोरी पे ही सारा उसका स्टोरेज रहेगा। अब सेकेंडरी मेमोरीज बता रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल है, पावर ऑफ भी कीजिएगा तो डेटा विल बी स्टोर। तो हम लोग देखे माइस एक्सक्यूएल प्लस में हम लोग जो भी टेबल बनाते थे, दूसरा दिन भी हम लोग ऑन करके देखते थे तो वो सेम दिखता था ना। यस सर। लेकिन एक्सक्यूएल प्लस ऑफ कर देते थे, दोबारा जब हम लोग नेक्स्ट डे खोलते थे तो पासवर्ड हमको इंटर करना पड़ता था, क्योंकि वो वाला जो मेमोरी है प्राइमरी में था। तो प्राइमरी बताया कि पावर ऑफ हुआ, डेटा अनस्टोर्ड, तो जैसे ही ऑफ करते थे फिर से मुझे पासवर्ड डाल के इंटर करना था। स्टोरेज में जब सेकेंडरी में घुसते थे, जो टेबल हमने सेकेंडरी में बना के छोड़ा, दूसरा दिन तीसरा दिन जब भी हम लोग देखे, सारा टेबल विथ एग्जैक्ट डिटेल्स दिखा। डिलीट भी होता था जब हम लोग डिलीट कमांड यूज करते थे। टेम्पोररी स्टोरेज इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, स्टोरेज तो परमानेंट है, लेकिन सबसे पहले
टेप आता था, टेप देखे थे जो इसमें डालते थे। सीडी के पहले क्या था गाना सुनने के लिए? हाँ, टेप था। मैग्नेटिक टेप। तो वो क्या था कि परमानेंट स्टोरेज था। एक बार वो रील्स उस पे हुआ करते थे। एक बार जो रील्स पे लिखा गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। टेम्पोररी स्टोरेज कि मान लीजिए मेरा सेकेंडरी डिवाइस यहाँ हुआ डी ड्राइव, मतलब जो भी मेरा ड्राइव है, तो ड्राइव में आप पूरा डेटा स्टोर किए हो, लेकिन अगर आप चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो। मुझे डिलीट करना है तो डी ड्राइव में फॉर्मेट कर दूंगा तो डी ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको टेम्पोररी स्टोरेज कहा जाता है कि सेम सेमीकंडक्टर यू कैन यूज नंबर ऑफ टाइम्स। डिलीट करो दूसरा डेटा डालो, डिलीट करो दूसरा डेटा डालो। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है देख लेते हैं। एक है हमारा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश स्टोरेज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल। चूंकि मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि प्राइमरी केवल वोलाटाइल है, सेकेंडरी टर्सरी दोनों नॉन वोलाटाइल है। इरेज डेटा इन यूनिट कॉल्ड ब्लॉक एंड रीराइट डेटा एट बाइट लेवल। फ्लैश मेमोरी क्या करता है? erases data in unit called block and rewrite the data at byte level. Magnetic disk, flat disk covered with magnetic coating to hold information. फ्लैश मेमोरी क्या किया? एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक पे ही डेटा डिलीट किया, रीराइट किया बाइट बाई बाइट इंफॉर्मेशन लेकर। मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी देखे थे? फ्लॉपी फ्लॉपी देखी हो? नहीं तो। हाँ, सीडी के समय जब हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम में यूज करना रहता था, तो जब सीडी था उसी समय का हमारा फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था। फ्लॉपी डिस्क भी वही मैग्नेटिक डिस्क था जिसपे एक मैग्नेटिक कोटिंग रहेगा। वो डायरेक्शन वाइज यूज करता था, मतलब दोनों तरफ आप उसमें इंफॉर्मेशन लिख सकते थे। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, जितना सेकेंडरी डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी आगे हम लोग देखेंगे जब ब्लॉक देखेंगे डिस्क का। सीडी देखे हैं ना? यस सर। सीडी में क्या रहता है कि वो पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड कर देता है ब्लॉक को। वही ब्लॉक राइट और रीड करते रहता है। तो वो हमारा सारा है सेकेंडरी डिवाइस। जो मेरा डी ड्राइव सी ड्राइव जितना आपका मतलब जो पावर ऑफ हो रहा है फिर भी आपके सिस्टम में स्टोर है, इट ऑल कम्स इन द सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं हम लोग टर्सरी मेमोरी का। टर्सरी मेमोरी रेफर टू डिवाइस दैट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ data without being constantly connected to the server or the peripherals। मतलब कि ये सिस्टम का इनबिल्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए डेटाबेस के टर्म्स में देखें तो ये डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। एक अलग से स्टोरेज डिवाइस आपको मिल जाएगा जिसको आप डालोगे तो रीड करेगा या राइट करेगा। जैसे थोड़ा सा और देखो, टेप स्टोरेज जिसका भी मैं बात कर रहा था, मैग्नेटिक टेप, सीडी। सीडी क्या है? एक इंफॉर्मेशन रखा हुआ। अगर मान लीजिए कि मुझे अपना लैपटॉप में उस इंफॉर्मेशन को देखना है या कॉपी करना है तो मैं सीडी इंसर्ट करूंगा और कॉपी कर लूंगा, तो वो मेरा सिस्टम का जो सेकेंडरी है दैट इज सेकेंड वन फ्लैश मेमोरी उसमें स्टोर हो जाएगा। नहीं तो सीडी में ही रहेगा। खाली मुझे एक्सेस देखना है, सीडी में मैंने देखा, मेरा अपना डिवाइस का कुछ जगह नहीं लिया, सीडी मैंने निकाल दिया, सीडी को रख दिया। समझ रहे मेरी बात को? यस सर।
बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, आज से 10 साल पहले, कि सिस्टम का स्टोरेज कम होता था। आज जो भी सिस्टम खरीद रहे हो 1 TB 2 TB स्टोरेज में मिल रहा है, पहले 256 GB पे मिलता था, 256 GB, 512 GB। उस समय हम लोग क्या करते थे, अलग अलग CD DVD में जो भी डेटा है, डेटा को राइट कर देते थे CD DVD में। सिस्टम मेरा खाली रहता था, जब डेटा एक्सेस करना रहता था वही ऑप्टिकल यूजर स्टोरेज CD DVD का यूज करते थे। सेम था टेप स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप रील के फॉर्म में स्टोर रहता था, जहां पे एक्सेस करना है वहां पे एक्सेस होता था। क्लियर है? यस। दोनों के लिए हम लोग दोनों को यूज करते थे, बैकअप के लिए भी और कोई डेटा अगर स्टोर करना है तो उसके लिए भी। जैसे अभी से 5-6 साल पहले जो भी हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते थे, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, अगर आप ओरिजिनल विंडोज ले रहे हो तो विंडोज का ओरिजिनल जो है सीडी भी आपको मिलता था, कि जब आपका कंप्यूटर किसी भी कारण से फॉर्मेट हो जाए या स्ट्रक कर जाए तो आप विंडोज को इससे रीइंस्टॉल कर लेना। आज के डेट में हमारा फ्लैश मेमोरी में ही एक अलग रिकवरी ड्राइव बना रहता है, वहां पे ऑलरेडी स्टोर है कि कितना भी स्टोर हट जाएगा वहां पे स्टोरेज रहेगा, आप वहां से रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बाकी पढ़ते हुए चलिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब देखते हैं मेमोरी हायरार्की। सबसे पहले बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी है वही डायरेक्ट सीपीयू से इंटर कनेक्टेड रहता है, उसको बीच में कोई डिवाइस की जरूरत या इंटरफेस की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी के बाद डिवाइस की जरूरत पड़ती है। टर्सरी में तो आपका पूरा स्टोरेज ही अलग हो जाता है, अलग डिवाइस रहता है। तो मेमोरी हायरार्की में भी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले रहता है प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कैच मेमोरी। Accessing the main memory take less time than running a CPU. Cache memory is introduced to minimize the difference in speed. Data that is most frequently accessed by the CPU reside in the cache memory, which provide fastest access time to data, fastest accessing memory. रीजन क्या है कि दोनों, जैसा बताया कि कैश मेमोरी के बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, तो जो भी जहाँ पे सीपीयू, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना डीबीएमएस के सीक्वेंस में बात करें, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो मैनेजमेंट रखे हो तो सबसे पहले उसका जो इंटरफेस है कैश मेमोरी में सेव है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ऑप्शन दे देगा स्टूडियो कि आप सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट हो जाओ या फिर आप अपना सर्वर से कनेक्ट हो बाय यूजिंग द कमांड। फिर वहां से आप आ जाते हो सेकेंडरी और टर्सरी मेमोरी में। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहला है कैच मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेड, दैट इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एरे बताएंगे, एरे पढ़े हैं क्या कभी? यस सर। क्या है? एरे क्या है? सर एरे स्टोर करता है वैल्यू को, होमोजेनियस डेटा वैल्यू को, और उसका इंडेक्स रहता है 0 से स्टार्टिंग। तो वही है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे तो एरे डिफिनेशन स्टोर करता है। डीबीएमएस में एरे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। डिस्क एरे का मतलब डिस्क का एक एरे बना हुआ रहता है, लाइक दिस, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग एरे रहेगा, सारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा।
में भी सेम ही है सर। एरे का काम वही है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ। तो यहाँ पे एरे वही है, थोड़ा सा उसमें डिस्क एड ऑन हो जाता है कि अलग अलग वो एरे इज नॉट ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन, एरे इज द इंफॉर्मेशन प्लस डिस्क डिस्क्रिप्शन। रेड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जब दो या दो से अधिक सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज दिस वन, दो या दो से अधिक सेकेंडरी स्टोरेज को बना के अगर आप एक स्टोरिंग सिस्टम बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। RAID array consists of several disks linked together for a variety of purpose. Disk array is categorized by their RAID level. RAID के अलग अलग लेवल है, 5 लेवल है, पांचों का हम लोग लेवल देखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दो या दो से अधिक एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। चूंकि नाम ही बता रहा है रिडंडेंट मीन्स एक ही इंफॉर्मेशन दो से तीन जगह रहेगा। ये टेक्नोलॉजी हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी सर्वर या कोई भी डेटाबेस फेल करे तो दूसरा का मतलब उसका बैकअप लेने के लिए मेरे पास जगह रहे। समझे मेरी बात को? हाँ, तो एक अगर बार मान रेट और एक्सप्लेन कीजिएगा रेट। अगर मान लीजिए पेन ड्राइव आप फॉर्मेट मार दिए तो आप उसको रिकवरी कैसे करोगे? ड्राइव फॉर्मेट मारने से? हाँ, ऐसी नॉर्मल लाइफ में समझिए तो समझ लीजिए। ऐसे नॉर्मल में तो कभी मैंने फेस ही नहीं किया हो, तो पता नहीं मुझे। नॉर्मल वे में अगर आप पेन ड्राइव फॉर्मेट कर लिए तो जब तक आपके पास उसका बैकअप नहीं है स्टोर नहीं कर पाइएगा। सिस्टम अगर लैपटॉप भी फॉर्मेट किए स्टोर करना है तो आपके पास विंडोज का एसएसडी में होना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग डिस्क हैं, ABCDEB। एक डिस्क हमारा यहाँ पे हम लोग मान लीजिए टेबल बनाए हैं, डेटाबेस स्टूडेंट कोर्स जितना बताए समझिए कि इसी पे है। ये किसी भी कारण से सेकेंडरी स्टोरेज कुछ नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का डिवाइस बने रहता है, मैग्नेटिक फील्ड चढ़े रहेगा, उसी पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। किसी भी कारण से क्रैक हुआ या फिर स्ट्रक कर गया, फॉर्मेट हो गया, तो फिर मेरे पास बैकअप रहेगा कहाँ? तो जितने सर्वर हैं ये रेड स्ट्रक्चर बना के रखे रहते हैं, अलग अलग दो से तीन स्टोरेज को एक साथ टुगेदर जोड़ के रखेंगे कि डेटा कहीं कॉपी हो। एक पे आप काम करोगे सेम इंफॉर्मेशन दूसरे पे कॉपी होके स्टोर रहेगा। एक फेल किया दूसरा यूज कर लो, ये फेल किया ये यूज कर लो। समझ गए? यस सर। इसमें अलग अलग लेवल जो मैंने बताया कि 5 लेवल है, पांचों का बेसिक काम यही है। कहीं कहीं है कि अगर आप स्टोर कर रहे हो अलग अलग डेटा पे तो कोई एरर नहीं आए। अगर मान लीजिए कि ये मिरर कॉपी है, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे मिरर कॉपी कर दिया। मीनवाइल मान लीजिए कि कॉपी करते समय कोई भी एरर, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम रीड नहीं कर पाया, हार्डवेयर फेलियर सॉफ्टवेयर फेलियर के चलते, दोनों सेम है कि नहीं इसका भी एरर चेक करने के लिए अलग अलग रेड के लेवल हैं। रेड 2 पैरिटी चेक करेगा, रेड 3 हैमिंग कोड यूज करेगा, ऐसे आगे हम लोग अभी देखेंगे। रेड 0 क्या है भाई? एट दिस लेवल डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्राइप्ड एरे, ब्लॉक ऑफ डेटा डिवाइडेड इनटू डिस्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिस्क। जितना डेटा है अलग अलग डिस्क रहेंगे, अलग अलग डेटा अलग अलग डिस्क पे डिवाइड रहेंगे। पैरेलल राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ डेटा ऑकर ऑन ईच डिस्क। समझ रहे हैं ना? यस सर। पैरेलली हर एक डिस्क पे
रीड राइट करते रहेगा। हर एक पे रीड राइट करेगा। एक फेल हुआ आप दूसरा से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एक फेल हुआ दूसरे से ले सकते हो। In this case, if A fail, we go for B, B fail, we go for C, D fail, we go for E, E fail, we go for B. रेड वन क्या है? Mirroring is used in RAID 1. It is simply specified to you. इसमें कुछ नहीं, सेम जो आप यहाँ पे लिखे मिरर सिचुएशन लगा देगा दूसरे डिस्क पे। पहला फेल हुआ 100% रिडंडेंट रहेगा, दूसरा डेटा आप ले लीजिए। मिरर सिचुएशन और कॉपी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर सिचुएशन क्या होता है कि जो आपका सेम इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन को जस्ट मिररिंग कर देगा। मिररिंग आप लोग फोन में किए हो, फोन या लैपटॉप में हम लोग करते हैं, तो जो मिररिंग किए तो जो एक स्क्रीन पे दिख रहा है सेम दिखेगा दूसरा स्क्रीन पे। मिररिंग ऑप्शन यूज किए हैं? नो सर। मिररिंग में यही होता है कि जो आप दोनों स्क्रीन या दोनों टेक्स्ट पे सेम इंफॉर्मेशन विल डिस्प्ले आउट। रेड 2 पे क्या करते हैं इसी पे समझ लो। रेड 2 में होगा ये मिररिंग तो करेगा ही, साथ में एरर कोड करेगा। एरर कोड चेकिंग कि बीच में कहीं भी आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा है दोनों डिस्क में। सर इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इसको यूज बताए ना कि जब हम लोग कोई भी सिस्टम फेल करता है, जैसे मान लीजिए स्टोरेज टाइप हम लोग बना रहे हैं, तो चलिए जब तक डेटा साइज या हमारा सर्वर साइज छोटा है आप एक सेकेंडरी स्टोरेज या टर्सरी स्टोरेज में ले सकते हो, लेकिन सर्वर साइज डेटा साइज जब बड़ा होता है और इम्पोर्टेंट रहता है तो फिर हम लोग उसको रेड पे लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने स्टूडेंट नाम से ही डेटाबेस बना दिया टर्सरी मेमोरी पे, सीडी या डीवीडी पे, हर एक लोग उसको एक्सेस कर पाएगा? नहीं। मान लीजिए आपको एक्सेस करना हो तो मुझे स्पेशली सीडी भेजना होगा, किसी और को करना हो तो मुझे स्पेशली सीडी भेजना होगा। सेम चीज सेकेंडरी स्टोरेज अपने अगर लैपटॉप में मैंने पूरा डेटाबेस बना के रखा है अपने लोकल लैपटॉप में, मतलब अपने पर्सनल लैपटॉप पे, तो सबको यूज कर पाएगा? नो सर। यहाँ पे क्या करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में भी डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में भी यूज करेंगे कि दो सेकेंडरी स्टोरेज मतलब दो सेमीकंडक्टर डिवाइस मिला के एक हम लोग डेटा स्टोरेज जगह बनाएंगे कहीं पे, कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में हो तो वहां से आप यूज कर लो। और एक चीज है कि रेड मेमोरी और हम लोग एक जगह बनाते हैं कि कहीं पे भी डेटा फेलियर हो, जैसे मान लीजिए बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक सर्वर पे केवल डेटा है, किसी भी कारण से अगर एक डिस्क उसका फेल करता है तब तो फिर सारा इंफॉर्मेशन हट जाएगा, है ना? यस सर। 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि हम लोग जितना भी क्लास किए, मेरे लैपटॉप के एक्सक्यूएल सर्वर पे आप लोगों ने क्लास किया, इन केस अगर मेरा फॉर्मेट हो जाता है सिस्टम, तो क्या फिर हम उसको रिट्राइव कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे फिर से टेबल बनाना होगा, फिर से सारा डेटा स्टोर करना होगा। तो चूंकि लर्निंग पर्पस के लिए डेटा साइज कम था, टेबल कम था, हम लोग फिर बना सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में होगा तो ये होगा? नो सर। होगा नहीं। तो वहां पे हम लोग रेड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई पैरेलली 2-3 डिस्क रखिए, एक फेल हुआ दूसरा से आप बैकअप ले लीजिए, दूसरा फेल हुआ तीसरा से बैकअप ले लीजिए। ठीक है? यस सर। अब 2 मिनट के लिए सोच लिया तीनों फेल हो गया,
इसीलिए जितना लेवल है ना, ये 5 जो हैं, सॉरी 6, 5 ही मेन है, 5 रेड 6 जो है 5th का एक्सटेंडेड है। इसीलिए यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए तीनों फेल हो गया अलग अलग रीजन में, हम लोग कौन सा रेड स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर ये है कि पूरा मिररिंग कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन इसमें है इसमें आ जाएगा। एरर चेक आप बीच में नहीं कर सकते हो कि क्या बीच में कुछ एरर आया है या नहीं। हो सकता है मिररिंग के समय ये पूरा 100% कंप्लीट मिरर हुआ नहीं हुआ, एरर चेकिंग का कॉन्सेप्ट हट जाता है। रेड 2 स्ट्रक्चर में हमारा एरर करेक्शन कोड आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे अगर पूरा मिररिंग किया, A to Z इंफॉर्मेशन मिरर्ड, किसी भी कारणवश कोई भी अगर ट्रांजेक्शन का क्लैरिटी नहीं हुआ, अगर मान लीजिए जैसे एक ही नाम से, अनूप नाम से ही 2 खाता है, तो चेक नहीं कर पाए कि इस खाते का ये बैलेंस है कि इस खाते का बैलेंस है, तो यहाँ से वो एरर करेक्शन कोड देखेगा रेड 2 लेवल पे। The data in RAID 2 is typed on different disks and the error correction code is recorded using Hamming distance. Hamming distance एक कॉन्सेप्ट है, बता देंगे। वहां से केवल एरर करेक्शन कोड चेक करता है। सेम रेड 1 का ये रहेगा बेसिक, यहाँ पे मिरर किया, बीच में एक डिस्क रखे रहेगा जो केवल हैमिंग डिस्टेंस कोड से चेक करेगा कि बीच में कोई भी दोनों में एरर है कि नहीं, मतलब ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। जितना हम नीचे आते जाएंगे एक एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एरर कोड चेक करेगा, यहाँ पे पैरिटी बीट लगाएगा। पैरिटी बीट कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट बाइनरी कोड। चेक करता है कि जहाँ पे इसका एक बाइनरी कोड में पूरा इंफॉर्मेशन रखेगा, इसका एक बाइनरी कोड में पूरा इंफॉर्मेशन रखेगा, दोनों का बाइनरी कोड मिलाया कि दोनों में बाइनरी कोड इक्वल्स आ रहे हैं कि नहीं। जितना फॉर्मूला जितना ये बता रहे हैं, पैरिटी चेक, एरर करेक्शन, ये केवल इसीलिए यूज होता है कि जितना मेरा स्टोरेज सिस्टम है, जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर है डेटाबेस के, सर्वर और क्लाइंट, दोनों का सेम इंफॉर्मेशन हर एक जगह स्टोर है कि नहीं। जनरली ये जो भी स्ट्रक्चर हैं, जितने कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सारे को यूज करना पड़ता है कि सर्वर में कहीं से भी कोई एरर ना आए। रेड 1 तक देखिए, यहाँ पे केवल मिरर इमेज बनाना है। अगर एक डिस्क यूज किए हैं, अगर मान लीजिए केवल मेरा एक डिस्क है 220 जीबी का, इसी में मेरा पूरा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और एक हम ऐसा ही 220 जीबी लगा देंगे, पूरा मिरर इस पे बना देगा। लेकिन बीच में एरर है कि नहीं है ये बताना यहाँ पे मुश्किल है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक एरर कोड, हैमिंग कोड लगाए। यहाँ पे क्या होता है, रेड 1 का तो आप पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किए ही, एक आपको नया डिस्क लगाना पड़ा। मान लीजिए कि 220 जीबी में मेरा डीबीएमएस बना हुआ है, फिर 220 जीबी लगाए, मिरर बनाया, एक यहाँ पे अलग कोड बनाया, एरर करेक्शन कोड, उसके लिए एक अलग डिस्क लगाएगा। सेम रेड 3 में है, यहाँ से यहाँ इसका मिरर बनाया, फिर एक एक्स्ट्रा डिस्क रखा पैरिटी जनरेटर के लिए, कि जितने पैरिटी कोड हैं, दैट इज बाइनरी कोड, हर एक इंफॉर्मेशन बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा। बाइनरी कोड भी चेक करें कि बाइनरी कोड भी सबका सेम है कि नहीं। डाउट क्लियर हुआ? यस सर।
रेड 4। यहां तक मिरर था। रेड 4 में क्या करता है, पैरिटी जनरेट ही करता है लेकिन मिरर नहीं बनाता। जो आप ए डिस्क में लिखे सेम चीज राइट हुआ बी डिस्क में। जो हमने इस ब्लॉक में लिखा, ब्लॉक 1 उसको राइट किया, राइट करने के बाद सेम इंफॉर्मेशन से पैरिटी जनरेट करवाया। दिस इज राइटिंग एन एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा ऑनटू अनदर डिस्क। And then generating the parity and storing it somewhere else. Somewhere else means here only in another disk. Both level 3 and 4 require minimum 3 disk. 3 disk minimum चाहिए कोड लिखने के लिए। दूसरा है RAID 5. The data block in RAID 5 are written to different disks, but the parity bits are spread out across all the data disk. एक ब्लॉक बनाए हैं, इस ब्लॉक में भी पैरिटी है, इस डिस्क का इस ब्लॉक में पैरिटी, इस डिस्क का इस ब्लॉक में पैरिटी, इस डिस्क का इस ब्लॉक में पैरिटी। ये अगर मान लीजिए कोई भी ब्लॉक फेल हुआ तो आप ब्लॉक को भी जान सकते हो कहां पे फेल हुआ है। यहां पे हम लोग क्या करते थे कि पैरिटी जनरेशन जो बताया बाइनरी कोड में अलग इंफॉर्मेशन और एरर चेकिंग के लिए रखते, उसको पूरा हम लोग अलग डिस्क में रखते थे। इन केस अगर यही डिस्क फेलुअर हो गया तो क्या है कि फिर से आपको वही बाइनरी कोड जनरेट कराओ, फिर से दूसरा डिस्क पे उसको ट्रांसफॉर्म कराओ। इस चीज को भी हटाने के लिए आ गया मेरे पास RAID 5। इसका पैरिटी यहाँ रख दिया, इसका पैरिटी यहाँ बना दिया। मान लीजिए ये ब्लॉक फेल हुआ, ये ब्लॉक से मेरे को पैरिटी भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। दोनों ब्लॉक फेल हुआ, ये दोनों से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पैरिटी कोड मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। दोनों को एक साथ देखो। RAID 6 क्या है? RAID 5 का ही एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, pair of independent parities are generated and stored on multiple disks at this level. A pair of independent parity are generated and this level ideally need 4 disk drive for this level. यहाँ पे इसका यहाँ पे जनरेट किया, इस ब्लॉक का यहाँ पे जनरेट किया। इसमें क्या है कि पैरेलली हर एक का पैरिटी बिट हर एक डिस्क में रहेगा। कोई भी डिस्क फेल हुआ आपका डेटा भी सेव रहेगा, पैरिटी भी रहेगा और एरर कोड चेक भी यहीं पे कर सकते हो। अब बोले क्या क्या डाउट है? कुछ तो डाउट आया होगा, पूरा नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। कोई डाउट? सर वो RAID 6 एक बार और बता दीजिए। RAID 6 में जितना मेरा RAID 5 का काम था, पैरिटी बिट इस ब्लॉक का पैरिटी बिट यहाँ पे स्टोर था, इस ब्लॉक का पैरिटी बिट यहाँ पे स्टोर था। ये पैरेलली हर एक डिस्क का पैरिटी बिट हर एक डिस्क में स्टोर करके रखेगा कि अगर ये पूरा फेल हुआ तो इसका पैरिटी बिट इस पे भी मिलेगा। मतलब दोनों पे डेटा और पैरिटी हर एक डिस्क में स्टोर रहेंगे। मान लीजिए A1 कोई मेरा DBMS है, ठीक है। A1 DBMS, A DBMS था, A DBMS का पैरिटी 1 है, यहीं पे स्टोर रहा। B DBMS है, पैरिटी
पोर्ट 2 है, यहाँ पे स्टोर रहा। यहाँ पे क्या हुआ लेवल 6 में, पैरिटी बिट ए यहाँ पे भी स्टोर है, पैरिटी बिट बी, बी का तो पैरिटी बिट स्टोर है ही, ए का भी रहेगा। मतलब इंडिपेंडेंट हर एक डिस्क में एक एक डिस्क का पैरिटी बिट रखे रहे कि कोई भी डिस्क अनस्टोर्ड हो तो पैरिटी बिट आपको रीजनरेट करने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर हुआ? यस सर। स्टोरेज डिवाइस का हायरार्की देखेंगे तो सबसे पहले हम शुरू में बताए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी कैच मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। डीबीएमएस में केवल कैच यूज करते हैं। रजिस्टर भी प्राइमरी है लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है इसलिए नहीं बताया। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। टर्सरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, मैग्नेटिक टेप जो मैंने आपको बताया। स्टोरेज समझ गए? यस सर। पूरा डेटाबेस इसी पे स्टोर रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में आएगा तो डेटाबेस रेड स्ट्रक्चर में स्टोर रहेगा कि कोई भी डेटा कहीं से भी करप्ट हो, कहीं से भी हो, अनकॉपीड हो, तो मुझे कॉपी के साथ कहाँ पे एरर है, एरर कोड के साथ मिले ताकि फिर से उसको मैं रिट्राइव कर सकूं। अब एक बार हम लोग छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। जैसा नाम ही बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस मतलब इट विल सेम डेटाबेस विल बी डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 2 प्लेसेस। क्लियर है? जब दो या दो से ज्यादा डेटाबेस को एक साथ इंटरकनेक्ट करते हैं हम लोग तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको इसलिए हम लोग करते हैं कि हर एक लोग, जैसे मान लीजिए जियो नेटवर्क की बात कर लें तो जियो नेटवर्क का जो डेटाबेस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होगा। जियो फाइबर का एक जगह डीबीएमएस होगा, जियो पोस्टपेड के एक जगह होंगे, प्रीपेड के एक जगह होंगे, लेकिन फिर कस्टमर हो सकता है एक ही कस्टमर सब जगह, तो तीनों को इंटरलिंक कर देगा एक जगह से, तो इसको इजीली एक्सेस हो जाएगा एक कस्टमर कितने सारे जियो कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। आया समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव डीबीएमएस समझे? सर मेरा नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, हाफ हाफ कट कट के सुनाई दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस कुछ नहीं है, दो डेटाबेस मैनेजमेंट को एक जगह हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं, वही है डीडीबीएमएस। दो डेटा या दो से अधिक क्या बोले थे सर? मैं बोल रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक डेटाबेस एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके।
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एलोकेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेटा फ्रेगमेंटेशन, जो 2-3 दिन पहले हम लोग बात किया, अलग अलग टाइप का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स की दो सबसेट को, एक ही टेबल को हम लोग दो सबसेट में डिफ्रेगमेंट कर देते थे और लास्ट में हम लोग जोड़ते थे उसको यूनियन और ज्वाइन से। डेटा रिप्लिकेशन, maintain and store multiple copy of the same data in its different fragment to ensure data availability, fault tolerance and seamless performance। डेटा ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा सबका ट्रांसपेरेंट एक्सेस रहेगा हर एक डेटाबेस पे, तो इट कैन बी यूज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस जनरली अलग अलग टाइप के हैं। पहला है होमोजेनियस। होमोजेनियस should have the exact same DBMS software and architecture। जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो बताए थे अलग अलग, कहीं एमएस सर्वर में बनाते हैं, कहीं सीक्वल सर्वर में बनाते हैं, कहीं माई एक्सक्यूएल प्लस में बनाते हैं। तो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस वही होगा जो कि डीबीएमएस का एक ही सॉफ्टवेयर यूज करे और आर्किटेक्चर भी एक यूज करे। हम लोगों ने 3 आर्किटेक्चर पढ़ा था, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो होमोजेनियस डीबीएमएस तभी कनेक्ट होगा जब दोनों का आर्किटेक्चर एक हो। मान लीजिए मेरे पास 2 डीबीएमएस है, एक ए नाम से एक बी नाम से, तो दोनों का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी सेम होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए हम लोग 2 टेबल बनाए थे ना, जस्ट सी इट। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। अभी हम लोग अपना केवल डेटाबेस देखते हैं। ये सारे मेरे डेटाबेस हैं। इसको हो सकता है हम लोग अलग अलग जगह पे स्टोर कर दें या कहीं कहीं अलग अलग डीबीएमएस प्लेटफॉर्म पे रहे। और एक देख लीजिए, यहाँ पे भी डेटाबेस दिख रहा है। यस सर। ये दोनों क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक डेटाबेस है अर्का जैन डेमो एसटीडी स्टूडेंट टेस्टिंग डीबी।
यहाँ पे जो डेटाबेस हैं ये अलग अलग है, डेमो, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, शकीला, सिस, वर्ल्ड। क्योंकि अभी क्या है कि ये दोनों डेटाबेस एक सिस्टम पे हैं, दोनों मेरा लोकल सिस्टम पे है। जब यही साइज दोनों का बड़ा हो जाए या इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो मेरा भी सिस्टम का उतना कैपेसिटी नहीं है कि स्टोर करेगा, या फिर इंपॉर्टेंट हो जाए तो मेरे को रेड जो RAID हम लोग देखे उस फॉर्मेट में रखना होगा। तो हमको दो डेटाबेस को एक साथ जोड़ना है, जैसे ये डेमो और यहाँ का डेमो, दोनों को जब एक साथ जोड़ना है तो यहीं पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS का यूज करते हैं सर्वर से। तो दोनों होमोजेनियस, इसमें अलग अलग टेबल हैं कि दो डेटाबेस तो जोड़ेंगे, तो अलग अलग प्रकार है इसका। पहला कि अगर होमोजेनियस DBMS है तो DBMS सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर सेम होना है। हेट्रोजेनियस है तो फिर आपका आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकता है। एग्जैक्ट सेम DBMS एंड आर्किटेक्चर। हेट्रोजेनियस मल्टीपल साइट डिफरेंट DBMS आर्किटेक्चर, जैसे अभी जो हम लोग दिखा रहे थे, एक माई सिक्वल है, एक MS SQL सर्वर है, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा हेट्रोजेनियस। माई SQL में ही दो टेबल, दो डेटाबेस को जोड़ेंगे तो दैट इज कहलाएगा होमोजेनियस। फेडरेटेड में क्या करते हैं, लोकल डेटाबेस मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल साइट और फेडरेशन जो हमारा है, कोई भी मिडिलवेयर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड क्वेरी डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट इज कॉल्ड फेडरेटेड। इसमें कुछ नहीं होगा। आप लोग खोले, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, एक बार ऑफ करके ओपन करते हैं। सर्वर नेम यहाँ दिख रहा है, ई बुक सिक्वल एक्सप्रेस। यस। तो जब हमको दो डेटाबेस जोड़ना रहेगा, कुछ नहीं, मैं आपको अपना सर्वर नेम यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप भी सर्वर नेम अगर सेम लिखे तो हम लोग फेडरेटेड, यही कहलाता है फेडरेटेड DBMS। कि डेटाबेस रहेगा मेरे लोकल सिस्टम में, आप उसको एक्सेस करके जोड़ सकते हो। रिप्लिकेटेड कुछ नहीं होता है, सेम डेटाबेस का नंबर ऑफ कॉपी, डेटा फ्रेगमेंट अलग अलग डेटाबेस में कॉपी कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रिप्लिकेटेड। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इतना सारा डेटाबेस है, अभी तक हमने जितना आपको बताया डेमो था तो डेमो में बताया, अब डेमो की जगह सारा डेटाबेस को हर एक में कॉपी कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिप्लिकेटेड। पार्टीशन, अलग अलग डेटाबेस को अलग अलग पार्टीशन में करके अगर यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। हाइब्रिड, जितना बताया कोई भी कॉम्बिनेशन को आप मिला लो दैट विल बी हाइब्रिड। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हम लोग तब यूज करते हैं जब अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी होती हो। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। और दो टॉपिक बचा है, चूंकि आज आप अकेले हैं, कल वो भी ज्वाइन रहेगी, दोनों टॉपिक बता देंगे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बीच में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। दोनों का नोट्स अभी भेज देते हैं, ठीक है।
यस सर। थैंक यू।